नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए और महत्वपूर्ण वीडियो में। हम लोग देख रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जो चौथा टॉपिक यानी टॉपिक नंबर 4 था, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, छायावाद और प्रगतिवाद को। इसके बाद हम लोग का और एक चैप्टर है, इसी के अंतर्गत आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद को। अगर एक ही वीडियो में हम लोग सब कुछ बनाते तो हो सकता है वीडियो लंबी हो जाती, जिस कारण इसको पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके वीडियो को बना रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो सके और सरलतापूर्वक आप अपनी तैयारी को जारी रख सकें। पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3 होने वाला वीडियो है। तो पार्ट 3 के अंतर्गत हम लोग क्या देख रहे हैं? प्रयोगवाद। अगर आप सिलेबस उठाकर देखेंगे तो सिलेबस में आप देखेंगे कि इसको 4 भागों में बांटा गया है। हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है पीजीटी सिलेबस का। पहला है हिंदी भाषा का इतिहास, दूसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास, तीसरा है गद्य कृतियाँ और चौथा पद्य कृतियाँ। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम लोग आज देखेंगे प्रयोगवाद को। प्रयोगवाद जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास का चौथा चैप्टर का टॉपिक है, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इससे आधारित प्रश्न बहुत आते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बहुत जल्दी जल्दी अपलोड करता हूं, इसमें हो सकता है किसी को बोरियत फील हो सके, लेकिन हम लोग का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, सिलेबस को किसी भी आधार पर पूरा करना। उसके बाद आप अपने स्तर से मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए, क्योंकि पीजीटी का शिक्षक बनना उतना भी आसान नहीं है जितना हम लोग सोच लेते हैं। इसके लिए आपको रात दिन मेहनत करना होगा, समय का सदुपयोग करना होगा, तभी सफलता आपको कदम चूमेगी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा वार्तालाप न करते हुए हम लोग आते हैं अपना टॉपिक प्रयोगवाद पर। इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे मेरे साथ साथ, ताकि आपको भी समझ में पूरा अंत तक आ सके और लास्ट में जो हम लोग अंतिम वीडियो में जो अंतिम पार्ट होगा उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितने भी करेंगे उसमें आप भी शामिल होकर अपना सहभागिता दे सकेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं प्रयोगवाद को। प्रयोगवाद, जैसा कि यद्यपि कहा जाता है कि प्रत्येक युग की ही कविता प्रयोगवादी होती है। प्रत्येक युग की ही कविता क्या होती है? प्रयोगवादी होती है, क्योंकि वह वस्तु और शैली दोनों में ही अपने पूर्ववर्ती कविता से भिन्न प्रयोग करके ही आविर्भाव घोषणा करती है। परंतु इन दिनों यह विशेषण आधुनिक कविता की एक प्रवृत्ति विशेष के लिए प्रायः रूढ़ सा गया है। 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक के अंत में हिंदी के कवियों में छायावाद के भाव, तत्व और रूप आकार दोनों के प्रति एक प्रकार का असंतोष सा उत्पन्न हो गया था। धीरे धीरे यह धारणा दृढ़ होता जा रही थी कि छायावाद की वायवी भाव, वस्तु और उसी के अनुरूप अत्यंत बारीक तथा सीमित काव्य सामग्री और शैली शिल्प आधुनिक जीवन की अभिव्यक्ति करने में सफल नहीं हो सकते। अतः उसके विरोध प्रतिक्रिया हुई भाव वस्तु में छायावाद की तरल अमूर्त अनुभूतियों के स्थान पर एक और व्यवहारिक सामाजिक जीवन के मूर्त अनुभूतियों की मांग हुई। तो दूसरी ओर सुनिश्चित बौद्धिक धारणाओं का जोर बढ़ा और शैली शिल्प में छायावाद की वायवी और अत्यंत सूक्ष्म कोमल काव्य सामग्री के स्थान पर विस्तृत जीवन की मूर्त सघन और नाना रूपिणी काव्य सामग्री का आग्रह के साथ ग्रहण किया गया। आरंभ में इस प्रतिक्रिया का एक समवेत रूप ही दिखाई देता था। कुछ ही वर्षों में इन कवियों के दो वर्ग पृथक हो गए। एक वर्ग सचेत होकर निश्चित सामाजिक राजनीतिक प्रयोजन से साम्यवादी जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति को अपना परम कवि कर्तव्य मानकर रचना करने लगा। दूसरे वर्ग ने सामाजिक राजनीतिक जीवन के प्रति जागरूक रहते हुए भी अपना साहित्यिक व्यक्तित्व बनाए रखा। उसने किसी राजनीतिक वाद की दास्ता स्वीकार नहीं की, वरन काव्य की वस्तु और शैली शिल्प को नवीन प्रयोगों द्वारा आज के अनेक रूप स्थिर चिर प्रयोगशील जीवन के उपयुक्त बनाने की ओर अधिक ध्यान दिया।
पहले वर्ग को हिंदी में प्रगतिवादी और दूसरे को प्रयोगवादी नाम दिया गया। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों का पार्थक्य सर्वथा स्थिर और साम्य रेखाएं एकांत दृढ़ नहीं है। साहित्यिक वर्ग विभाजन में यह कभी संभव ही नहीं होता। अनेक प्रगतिवादी शैली शिल्प पर एकांततः साम्यवाद का प्रभाव है। अंतर केवल प्राथमिक उद्देश्य का है। पहला वर्ग जहाँ सामाजिक चेतना की जागृति को अपना प्राथमिक उद्देश्य मानता है, वहाँ दूसरा अर्थात प्रयोगवादी वर्ग वस्तु और शैली दोनों में चिर प्रयोगशीलता को प्राथमिकता देता है। प्रयोगवादी कविता का जन्म छायावाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। अंग्रेजी साहित्य में भी प्रयोगवादी कविता में रोमानी प्रकृति के विरुद्ध विद्रोह का एक तीखा स्वर मिलता है, परंतु वह व्यवहारिक की अपेक्षा सैद्धांतिक अधिक है। हिंदी में यह प्रतिक्रिया अधिक स्थिर और स्पष्ट है। भाव क्षेत्र में छायावाद की अतिद्रियता और वायवी सौंदर्य चेतना के विरुद्ध एक वस्तुगत मूर्त इंद्रिय चेतना का विकास हुआ और सौंदर्य की परिधि में केवल मशीर्ण और माधुर्य के अतिरिक्त पुरुष, अनगढ़ और भदेश का समावेश किया गया। वास्तव में नए कवि ने अतिशय कोमलता और माधुर्य से उबकर अनगढ़ और भदेश को कुछ अधिक ही आग्रह के साथ ग्रहण किया। निकट दस्ती विच्छेद, आड़ में निर्वेद, मूत्र सिंचित मृत्तिका के वृत्त में 3 टांगों पर खड़ा नतग्रीव, धैर्य धन गधा। यहाँ तो केवल वस्तु में ही भदेशपन है, क्योंकि इन पंक्तियों का लेखक अपने व्यक्तित्व के अतिरिक्त परिमार्जन के कारण भाषा को भदेश नहीं बना पाया है। अंतर्बाह्य भदेशपन के लिए डॉक्टर रामविलास शर्मा और श्री केदार हंस में नित्य प्रति छपने वाली कविताएं आदर्श हैं। सड़क था ऊपर, नीचे पताल था, अपच के मारे बहुत बुरा हाल था। दिल दिमाग भूस का खद्दर का खाल था। अपने दृष्टिकोण की सफाई में उसने कहा कि सौंदर्य की केवल मधुर कोमल राही सीमित कर देना अत्यंत संकुचित दृष्टि का परिचायक है। एक बार पुनः, सड़क था ऊपर, नीचे पताल था, अपच के मारे बहुत बुरा हाल था। दिल दिमाग भूस का खद्दर का खाल था। ये जो कविता है ये नागार्जुन की लिखी हुई है, जो कि विपरीत दिशाओं की ओर संकेत करते हुए अपने दृष्टिकोण की सफाई में उसने कहा कि सौंदर्य की केवल मधुर कोमल की सीमित कर देना अत्यंत संकुचित दृष्टि का परिचायक है। सौंदर्य चेतना का एक अत्यंत व्यापक चेतना और गत्यात्मक भी है, जो परिस्थिति के अनुसार विकसित होती रहती है। जिस प्रकार मधुर कोमल उसका एक रूप है, उसी प्रकार अनगढ़ और पुरुष भी आज भी जीवन में अनगढ़ और भदेश हमारे निकट है, इसलिए उसकी चेतना हमारे लिए अधिक वास्तविक और स्वाभाविक है। आज का जीवन सर्वथा विशृंखलित और अव्यवस्थित है। जीवन की मूल्यों की इतनी भयंकर अराजकता पहले शायद ही कभी सामने आई हो। राजनीतिक और आर्थिक दुर्व्यवस्था के साथ सांस्कृतिक और दार्शनिक उलझनों ने मिलकर जीवन में अगणित गुत्थियाँ डाल दी है, जिसमें कि आज का विचार फंस कर रह जाता है। इस प्रकार के राजनीतिक विप्लव तो पहले भी आए थे, परंतु मानव चेतना पर उनका इतना सर्वव्यापी प्रभाव नहीं पड़ा। पर आज तो जैसे समाज और सभ्यता का आधार ही भंग हो गया। इसका कारण यह है कि पहले तो राजनीतिक और संस्कृति प्राय स्वतंत्र थी, किंतु आज वे दूसरे में गुंथ गई है। राजनीतिक विप्लव ने भयंकर आध्यात्मिक विप्लव को भी जन्म दिया था। विश्वास का सूत्र सर्वथा छिन्न भिन्न हो गया है और आज की सबसे बड़ी दुर्घटना यही है, सर्वग्राही अविश्वास। आज हमें न अध्यात्म दर्शन में विश्वास है, न भौतिक दर्शन में। विज्ञान ने ईश्वरीय विश्वास तो हिला दिया है, परंतु वह अपने में विश्वास जमाने में असफल रहा। समाज की प्राचीन व्यवस्था भंग हो गई, परंतु नवीन व्यवस्था दूर तक नहीं दिखाई देती। राजनीति में हिंसा, अहिंसा, प्रजातंत्रवाद, साम्यवाद, सर्वाधिकारवाद का और
अर्थनीति में पूंजीवाद और समाजवाद का दर्शन के क्षेत्र में आदर्शवाद और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का आदि का मनोविज्ञान में चेतन और अवचेतन आदि का ऐसा कोहराम मचा हुआ है कि आज के मानव की चेतना एकांत धूमिल और तमसाच्छन्न हो गई है। ऐसी अवस्था में किसी स्थिर रोमानी सौंदर्य बोध का ग्रहण कर लेना असंभव है। यदि ऐसा किया जाता है तो वह वास्तविक और हार्दिक नहीं है, वह केवल काल्पनिक अथवा भाववत है। छायावादी सौंदर्य बोध के विरुद्ध इन कवियों का यह प्रबल आक्षेप और ये उसके प्रतिकार रूप आज के आच्छन्न जीवन के अनुकूल संकुल सौंदर्य बोध को ही वास्तविक एवं हार्दिक मानकर चलते हैं। जीवन मूल्य की यह अव्यवस्था नवीन काव्य में अत्यंत मुखर है। आध्यात्मिक, सामाजिक और साहित्यिक उपादानों में लघु गुरु के अंतर को यह कवि झटके के साथ अस्वीकार कर देता है और मेढक, चांदनी रात और मूत्र सिंचित वृत्त में खड़े हुए गधे, नुपुर धौनी और चप्पल कांट फिकटे आदि चाय की प्याली को साथ साथ ग्रहण कर लेता है। पहला पॉइंट है, तू सुनता रहा मधुर नुपुर ध्वनि यद्यपि बजती थी चप्पल। ये किनका लिखा हुआ है? भारत भूषण का। अगला है दूसरा, कब तक मगज मारता बैठूं तुमसे कांट और बेजान के तर्क घुला जाता है बांके उधड़ रहे सीने के टाँके जीवन धोखा हो तो हो यह प्यार कभी जोखों से खाली यह सब एक विराट व्यंग्य मैं हूँ सच और चा की प्याली। बहुत सुंदर लिखा है। किसने लिखा है? माचबे के द्वारा रचित ये रचना है। आगे है, यही से प्रयोगवादी कविता का वस्तुपरक दृष्टिकोण जोर पकड़ता है। प्रयोगवादी कविता का आग्रह है कि वह अपने दृष्टिकोण को अधिक से अधिक वस्तुगत बनाए, वस्तु पर अपने मन का रंग न चढ़ाकर वस्तु के आंतरिक अर्थ व्यंजना को अनुदित करे। आज के हिंदी कवि के लिए अत्यंत दुष्कर कार्य, क्योंकि यह वह छायावाद के अतिशय भाव परकता में पगा हुआ है। केवल केदार शमशेर सिंह और असंत अज्ञ ही इसमें सफल हो सकते हैं। कारण यह है कि छायावाद के विरुद्ध उत्कृष्ट चेतना रखते हुए भी इनमें से अधिकांश कवि उसके प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाए। वास्तव में देखा जाए तो इन कवियों के लिए अपने व्यक्तित्व से बचना संभव नहीं है। इनमें से अधिकांश कवियों की प्रवृत्ति एकांत अंतर्मुखी है और अपने मन की निबिड़ता में उलझे हुए हैं। सबसे अधिक अज्ञ मनोविश्लेषण शास्त्र के प्रभाव वश अवचेतन का अध्ययन इनकी कविता का मुख्य विषय है। अवचेतन की काम कुंठाओं का प्रतीकों द्वारा यथा तथ्य चित्रण अज्ञ और गिरजा कुमार में अत्यंत प्रबल थी, परंतु दोनों की चेतना में काफ़ी अंतर है। छायावाद का कवि जहाँ अनजाने ही अपनी कुंठाओं को काम प्रतीकों द्वारा प्रधानता प्रकृति प्रतीकों द्वारा सहज रूप में व्यक्त करता था, वहीं प्रयोगवादी कवि के प्रतीक विधान में अवचेतन विज्ञान का सचेष्ट उपयोग रहता है। इस प्रकार इस कविता में व्यक्तित्व की निविड़ताओं को वैज्ञानिकों प्रतीकों द्वारा वस्तुगत रूप में अंकित करने का प्रयत्न रहता है और एक ऐसी बौद्धिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है जहाँ वस्तुपरक और व्यक्तिपरक दृष्टिकोण प्रतिद्वंदी न रहकर साध का साध बन जाते हैं। साध का क्या बन जाते हैं? साध्य बन जाते हैं। कभी अपने अवचेतन की अर्धव्यक्त अनुभव खंडनों को जो एकांत व्यक्तिगत होते हैं यथावत वस्तु रूप में अंकित करने का प्रयत्न करता है। यथावत अंकन का यह प्रयत्न काव्य की बिंब ग्रहण पद्धति के विपरीत पड़ता है। इनमें विशेष की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति का इतना उत्कृष्ट आग्रह रहता है कि कवि साधारणीकरण नहीं कर पाता, वरन एक प्रकार से एक साधारणीकरण को अनावश्यक ही मानता है।
वह अपने विशिष्ट अव्यवस्थित भाव खंडों को उसी अव्यवस्थित रूप में प्रतीकों द्वारा अनुदित करने का प्रयत्न करता है। उसका अभीष्ट रहता है अवचेतन की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति, अतएव वह निकटतम प्रतीकों का प्रयोग करता है। अवचेतन भावखंडों के पास पहुँचते पहुँचते ये प्रतीक स्वयं भी अर्धव्यक्त और निविड़ होते चले जाते हैं, परंतु इसको वह सर्वथा स्वाभाविक अनिवार्य मानता है, क्योंकि उसका मत है कि अर्थव्यक्त की अभिव्यक्ति के लिए पूर्ण व्यक्त प्रतीक आवंछित है। वे श्रोता या पाठक को अभिप्रेत भावखंड का संवेदन न कराकर उसके मन में किसी भिन्न भावखंड अथवा धारणा की उद्बुद्धि करते हैं। अतएव वह अर्धव्यक्त एवं असंबद्ध प्रतीकों का सचेष्ट प्रयोग करता है और अपने इस प्रयत्न में मनोविश्लेषण शास्त्र की मुक्त विचार प्रवाह, स्वप्न चित्र आदि पद्धतियों से प्रत्यक्ष सहायता ग्रहण करता है। परिणाम स्वरूप गहन बौद्धिकता इन कविताओं पर शीशे के पर्त की तरह जमती है। छायावाद के रंगीन कल्पनाओं, वैभव और सूक्ष्म तरल भावनाओं चिंतन के स्थान पर यहाँ ठोस बौद्धिक का बोझिलपन है, परंतु स्मरण रहे कि ये रचनाएं प्राचीन दार्शनिक अथवा चिंतन विचार प्रधान कविताओं की परंपरा में नहीं आती। उदाहरण के लिए विनय पत्रिका अथवा इधर प्रसाद महादेवी वर्मा आदि की दार्शनिक कविता और नवीन प्रयोगवादी कविता में कोई साम्य नहीं है। उन कविताओं में जहाँ दर्शन अथवा विचार को राग का विषय बनाया गया है, वहाँ इन कविताओं में प्रायः रागात्मक तत्व का बौद्धिक माध्यम द्वारा व्यक्त किया गया है। प्राचीन कविता में विचार और काव्यानुभूति के बीच रागात्मक संबंध था, पर कविता में विषय और काव्यानुभूति के बीच बुद्धिगत संबंध में वास्तव में इस कविता का मुख्य उपादान साधन बौद्धिक धारणाएं, यानी जिसे हम कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट यानी बौद्धिक धारणाएं हैं, जो प्रायः विज्ञान, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान शास्त्र आदि की उपजीवी है। यहाँ तक तो हुई भाव वस्तु की बात, शैली शिल्प के क्षेत्र में प्रयोगवाद का आग्रह और भी उत्कृष्ट है। जो व्यक्ति का अनुभव है उसे समष्टि तक कैसे पहुँचाया जाए, यही पहली समस्या है जो प्रयोगशीलता को ललकारती है। इस क्षेत्र में प्रथम विशेषता है भाषा का सर्वथा व्यक्तिक प्रयोग। प्रयोगवादी शब्द के प्रचलित अर्थ व्यंजना को सामान्यतः ग्रहण करना पसंद करता है। अपने विशिष्ट अनुभव को व्यक्त करने के लिए वह साधारण शब्दार्थ को असमर्थ पाता है, इसलिए उसका विशिष्ट प्रयोग करता है, अर्थात शब्द के साधारण अर्थ से बड़ा अर्थ उसमें भरना चाहता है। उसके मन में यह विश्वास बैठ गया है कि साधारणीकरण की पुरानी प्रणालियाँ रूढ़ हो गई है, अतएव वह भाषा की क्रमशः संकुचित होती हुई कुचल फाड़कर उसमें नया, अधिक व्यापक और सारगर्भित अर्थ भरना चाहता है। इसके लिए वह तरह तरह के प्रयोग करता है। एक तो विज्ञान, दर्शन, मनोविज्ञान, मनोविश्लेषण शास्त्र, बाजार, गांव, गली कुच्चे सभी जगह से शब्द एकत्र करता हुआ अपने शब्द भंडार को व्यापक बनाता है। दूसरे शब्दों का विचित्र सर्वथा अनर्गल प्रयोग करता है और तीसरे अपने अप्रस्तुत विधान को अत्यंत असाधारण रूप देने का प्रयत्न करता है। इसके अतिरिक्त वह भाषा की व्यंजना और समाज शक्ति पर इतना भार लादने की चेष्टा करता है कि वह अस्त व्यस्त हो जाता है और उसकी अर्थ व्यंजना जवाब दे देती है। अपने उस बड़े अर्थ को पाठक के मन में उतार देने के लिए भाषा के साधन अपर्याप्त ठहरते हैं। उसे इतर साधनों की शरण लेनी पड़ती है। भाषा को अपर्याप्त पाकर विराम संकेतों, अंकों और सीधी तिरछी लकीरों, छोटे बड़े
टाइप, सीधे उल्टे अक्षरों, लोगों और स्थानों के नामों, अधूरे वाक्यों की शरण लेनी पड़ती है, या फिर वह विदेश के प्रभाववादी, मूर्तिवादी आदि प्रयोगों का आने जाने के अनुकरण करता है। वह पाठक के सामने एक गोरखदा उपस्थित कर देता है। इसी प्रकार छंद विधान में भी इस क्षुब्ध संकल्प, भाव वस्तु और तदनुरूप अस्त व्यस्त काव्य सामग्री को वहन करने योग्य नए नए प्रयोग अनिवार्य हो गए हैं। पुराने वर्णिक और मात्रिक छंदों की स्थिरता नए जीवन की अस्थिरता को वहन नहीं कर सकती, इसलिए प्रयोगवादी कवि प्राय मुक्त छंद को ही ग्रहण करता है। उसमें वार्णिक और मात्रिक छंदों की भिन्न भिन्न संयोजनाओं के अतिरिक्त पद्यांश और स्वर पात्र आदि की भी व्यवस्था करता है। तुकों का वह अत्यंत सूक्ष्म प्रयोग करता है। पूर्णतः तुकों का तो वह प्रयोग ही नहीं करता, क्योंकि उसकी धारणा है कि पूर्णतः तुकों छंद बंदों का अतिशय नादमय बनाकर विषय की गंभीरता के अनुरूप नहीं रहने देती। वह तुकांत शब्दों का प्रयोग अंत में न कर पाए प्राय के बीच पंक्ति के बीच में करता है और उनका द्वारा लय को समृद्ध करता है। इसके अतिरिक्त अर्थ से स्वतंत्र संगीत को भी वह अपने माध्यम के अनुकूल नहीं पाता, उसका सतर्कता से बहिष्कार करता है। अर्थ के ही अनुकूल उसके छंद विधान में एक प्रकार की गद्यमयी निविड़ता रहती है, जो केदार शमशेर सिंह जैसे कवियों में अत्यंत नीरस और जड़ हो जाती है। अज्ञेय अपने शब्द चयन के बल पर उसकी गद्यमता को तो अवश्य कम कर देते हैं, परंतु संगीत का समावेश वे भी नहीं कर पाते। संगीत और ध्वनि सौंदर्य की दृष्टि से गिरिजा कुमार की सफलता अस्तुत्य है। वास्तव में नई कविता में माधुर्य, कोमल स्वर, सौंदर्य का व्यवहारिक ज्ञान उनको ही है। उपर्युक्त विवेचन से एक बात जो अत्यंत स्पष्ट हो जाती है वह है इन कविताओं की दुरूपता। ये कविताएं अनिवार्य रूप से ही नहीं बल्कि सिद्धांत रूप से भी दुरूह है। इस दुरूह के अनेक कारण ऊपर दिए हुए हैं, जिनमें चार मुख्य हैं। भाव तत्व और काव्यानुभूति के बीच रागात्मक के बजाय बुद्धिगत संबंध, साधारणीकरण का त्याग, उपचेतन मन के अनुभव खंडों के यथावत चित्रण का आग्रह तथा काव्य के उपकरणों एवं भाषा का एकांत व्यक्तिक और अनर्गल प्रयोग। इसके अतिरिक्त एक और भी कारण है और वह है इन सबका मूलवर्ती कारण, नूतनता का सर्वग्राही मोह, जो सदा परिचित को छोड़ अपरिचित की खोज में रहता है। ये कारण यदि आनुषंगिक होते तो इनको सफाई के रूप में ग्रहण किया जा सकता था, परंतु इसके विपरीत ये सभी कारणों सैद्धांतिक है। सबसे बड़ा आक्षेप यही है कि ये कारण सैद्धांतिक है क्योंकि इनके आधारभूत सिद्धांत ही सदोष है और मनोविज्ञान तथा काव्य शास्त्र दोनों की कसौटी पर ही खोटे उतरते हैं। सबसे पहले भाव तत्व और काव्यानुभूति के बुद्धिगत संबंधों को लीजिए। काव्य के विषय में और चाहे कोई सिद्धांत निश्चित न हो, परंतु उसकी रागात्मकता असंदिग्ध है। इसे पौरस्त्य और पाश्चात्य दोनों ही काव्य शास्त्र निर्भांत रूप से स्वीकार करते हैं कि कविता मानव मन का शेष सृष्टि के साथ रागात्मक संबंध स्थापित करती है। यह एक अटल सत्य है और कविता की यह चरम सार्थकता है। समय समय पर बुद्धि और राग में थोड़ी बहुत प्रतियोगिता रही वह दूसरी बात है, परंतु कभी भी बुद्धि तत्व राग तत्व के ऊपर हावी हुआ हो, काव्य तत्व भी उसी अनुपात से क्षीण हो गया है। काव्य का यह मापदंड छोटे बड़े सभी कवियों के विषय में लागू रहा। दांते तुलसी मिल्टन प्रसाद जिस कवि ने भी बौद्धिक तत्वों के प्रति पक्षपात दिखाते हुए राग की उपेक्षा की है, काव्य के पारखी ने तुरंत ही उसके बुद्धि वैभव की प्रशंसा करते हुए भी काव्य गुण की क्षीणता का निर्णय दे दिया है। इसका
निषेध करने का साहस टी.एस. इलियट में भी नहीं है। काव्य की सार्थकता इसी में है कि वह राग को संवेदनीय बनाए। बौद्धिक तत्व को संवेदनीय बनाना काव्य का काम नहीं है। शक्ति का साहित्य अथवा ललित साहित्य वस्तु के साहित्य से इसी बात में मूलतः भिन्न है। यह अंतर जब तक काव्य का अस्तित्व है तब तक बना रहेगा। इसका तिरोभाव होने से काव्य के अस्तित्व पर ही आघात होता है। प्रयोगवादी कवि ने नवीनता की झोंक में इसी मूल सिद्धांत का तिरस्कार कर काव्य में मर्म पर चोट की है और इसका परिणाम यह हुआ कि उसकी रचना प्रायः काव्य नहीं रह गई है। उसमें मन को स्पर्श अथवा चित्त को द्रवित करने की शक्ति नहीं रही। उसमें शब्दों में उसमें रस का अभाव है। पहले तो उसका अर्थ ही हाथ नहीं पड़ता और यदि दिमाग को खुरच कर उसका अर्थ निकाल भी लिया जाए तो पाठक के मन का प्रसादन नहीं होता और उसे एक प्रकार की खींच सी होती है। प्रयोगवादी कवि का दूसरा आग्रह है उपचेतन की उलझी हुई संवेदनाओं का यथावत चित्रण। यहाँ भी वह एक भयंकर मनोवैज्ञानिक त्रुटि करता है। अंतःचेतन की प्रायः सभी संवेदनाओं उलझी होती है। कला और काव्य की सार्थकता यह है कि वह उस आरूप को रूप देता है, उलझे हुए संवेदनाओं को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करता है। क्रोचे के सिद्धांत में थोड़ा अतिवाद मानते हुए भी इस बात का निषेध नहीं किया जा सकता है कि सहजानुभूति से पूर्व अनुभव का स्वरूप संवेदनाओं का गुत्थियों से भिन्न नहीं है। कवि में सहजानुभूति की शक्ति जनसाधारण की अपेक्षा अधिक होता है। अतएव जनसाधारण जिन उलझे हुए संवेदनों का अनुभव भर करके रह जाता है, कभी उनकी सहजानुभूति कर उन्हें रूप दे सकता है। यह मौलिक कवि कर्म है और इसलिए एक प्राकृतिक आवश्यकता के रूप में कविता का उद्भव हुआ है। परंतु प्रयोगवादी अपने मन की उलझी हुई संवेदनाओं को यथावत अर्थात उसी उलझे हुए रूप में उपस्थित करने के लिए उल्टे सीधे प्रयत्न करता वह अभिव्यंजना के मूल सिद्धांतों का ही तिरस्कार करता है। वास्तव में उसके प्रयत्न करता हुआ अभिव्यंजना के मूल सिद्धांतों का ही तिरस्कार करता है। वास्तव में उसके प्रयत्न की अनिवार्यता असफलता ही उसका सिद्धांतों की असंगति और अकाट्य प्रमाण है। साधारणीकरण की पुरानी प्रणालियों के विरुद्ध रुद्ध हो जाने की बात भी काफ़ी विचित्र है। प्रयोगवादी की सफाई है कि साधारणीकरण की पुरानी प्रणालियों आज के जीवन की अतिशय उत्तेजना को वहन करने में असमर्थ है। नई प्रणालियों की उद्भावना अभी नहीं हुई, इसलिए कभी अपने अर्थात व्यक्ति के अनुभूति को सहृदय समाज का अनुभूति अपनाने में असमर्थ है। परंतु यह बात नहीं है। कभी नवीन प्रयोगों की धुन में साधारणीकरण का या तो प्रयत्न ही नहीं करता या फिर ऐसा प्रयत्न करता है जिसमें साधारणीकरण के मूल सिद्धांतों का ही निषेध रहता है। वास्तव में साधारणीकरण शैली का प्रयोग न होकर एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसका मूल आधार है मानव सुलभ सह अनुभूति। इसमें संदेह नहीं है कि आज का जीवन विगत जीवन की अपेक्षा कहीं अधिक उलझा और पेचीदा हो गया है और मानव मन की प्रवृत्तियाँ भी उसी अनुपात में निविड़ एवं जटिल हो गई है। फिर भी साधारणीकरण के सिद्धांत में इससे कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि कभी मन की निविड़ता के साथ हृदय के मन की निविड़ता भी तो उसी अनुपात में बढ़ गई है। जिन परिस्थितियों ने कवि के मन को प्रभावित किया है उन्हीं ने सहृदय के मन पर भी प्रभाव डाला है। अतएव वो कवि और सहृदय के मानसिक धरातल में एक सा परिवर्तन होने के कारण साधारणीकरण की स्थिति वैसी ही रहती है। परंतु वास्तविकता यह है कि कभी साधारणीकरण का प्रयत्न ही नहीं करता। वह विशेष को साधारण रूप में प्रस्तुत करने के बजाय विशेष रूप में प्रस्तुत
करने का बेतुका प्रयत्न करता है। आखिर उसके और सहृदय के बीच मानसिक संपर्क स्थापित करने का माध्यम तो वही हो सकता है जो दोनों के लिए साधारण हो, परंतु वह इस साधारण को पुराना समझकर नए माध्यम की खोज में न जाने क्या क्या चमत्कार दिखाता है। लेकिन वास्तव में यह सब कुछ नहीं है। यह कवि की सहानुभूति की विफलता मात्र है। उसने उलझन को एक प्रयोगवादी सिद्धांत के रूप में ऐसे आग्रह के साथ स्वीकार कर लिया है कि वह उसमें एक प्रकार के गौरव का अनुभव करता है। एक तो उसकी संवेदनाएं ही इतनी उलझी हुई है कि उनकी सहानुभूति अर्थात उन्हें बिंब रूप में प्रस्तुत करना अपेक्षाकृत कठिन है। दूसरे, वह उलझन को ही संवेदनीय मान बैठा है। परिणाम यह होता है कि वह उसकी अभिव्यक्ति सर्वथा विफल रहती है। इसके अतिरिक्त अनेक स्थितियों में इस विफलता का कारण कवि में सहानुभूति की अक्षमता भी होती है। कवि की अनुभूति में इतनी शक्ति नहीं होती है कि वह संवेद्य को बिंब रूप में ग्रहण कर और प्रस्तुत कर सके। सहानुभूति को क्रोचे ने कल्पना का गुण माना है, परंतु यह कल्पना भी सर्वथा अनुभूति पर ही आश्रित है। अतः सहानुभूति के लिए अनुभूति क्षमता सर्वथा अपेक्षणीय है। जब एक अनुभूति में शक्ति नहीं है, कवि के मन में संवेदनों का बिंब बनना संभव नहीं है। प्रयोगवादी कवि बुद्धि व्यवसायी है, अपनी अनुभूति पर उसे विश्वास नहीं है। परिणामतः वह सहानुभूति में असमर्थ रहता है, अर्थात अपने संवेद्य को बिंब रूप में न तो ग्रहण कर सकता है और न प्रस्तुत ही कर सकता है, और इसके बिना काव्य रचना संभव नहीं है। अब रह जाता है भाषा का एकांत व्यक्तिक प्रयोग, जिसके अंतर्गत शब्दों का अनर्गल उपयोग, असाधारण प्रतीक विधान आदि आते हैं। यह वास्तव में साधारणीकरण विरोधी प्रवृत्ति का ही स्थूल रूप है और उसी की भांति असंगत भी। भाषा का सामाजिक साधन है। उसकी सार्थकता यह है कि वह व्यक्ति के मंतव्य को समाज पर प्रकाशित कर सके। अतएव उसका प्रयोग सामाजिक ही हो सकता है, व्यक्तिक नहीं। शैली की व्यक्तिक दूसरी बात है। शैली में शब्द संयोजना, वाक्य रचना, लक्षण, व्यंजना आदि का उपयोग निश्चय ही व्यक्तिगत होता है, परंतु शब्द का कोई अनर्गल अर्थ देना अथवा शब्दों की अस्त व्यस्तता संयोजनाओं द्वारा किसी सर्वथा संबंध अर्थ की प्रतीति कराना या अप्रचलित प्रतीकों द्वारा किसी अर्धव्यक्ति अनुभव खंड को अनुदित करना तो भाषा के मूल सिद्धांतों के ही प्रतिकूल है। साधारणतः तो पाठक अपने अभिप्राय को समझेगा नहीं, किंतु यदि आपकी टिप्पणियों की सहायता से समझ भी जाए तो उसे गोरख धंधों को खोलने का आनंद मिल सकता है, काव्य का आनंद नहीं मिल सकता। साधारण दुरूपता भी रस प्रतीत में बाधक होती है, लेकिन जहाँ प्रयत्न पूर्वक दुरूहता के सभी साधन एकमात्र किए गए हों, वहाँ रस प्रतीति कैसी। सारांश यह है कि जीवन की भांति काव्य में भी नवीनता और प्रयोग का बड़ा महत्व है, परंतु आवश्यक इस बात की है कि मूल्यों का संतुलन बना रहे। जीवन के मूल तत्वों पर दृष्टि केंद्रित रखते हुए उन्हीं के पोषण और समृद्धि विकास के निमित्त प्रयोग करना, उनको रूढ़ि और अस्थिरता की बचाने के लिए नवीन गतिविधि का अन्वेषण करना सार्थक और स्तुत्य है। परंतु यदि एतादृशत्व मात्र से बैर हो जाए और नवीनता की खोज अथवा नए प्रयोग साधन न रहकर साध्य बन जाए, उनकी यदि जीवन के मूल तत्वों को अधिक महत्व दिया जाने लगे तो वो ये अपनी सार्थकता खो बैठते हैं और प्राय बाधक बन जाते हैं। काव्य के विषय में भी ठीक यही बात है। काव्य के मूल तत्व रस प्रतीक पर दृष्टि केंद्रित रखकर काव्य को गतिरोध और रूढ़ि जाल से मुक्त करने के लिए नए प्रयोग अस्तित्व हुए काव्य के साधक हैं, परंतु क्रम को उलटकर काव्य की भाषा आत्मा का तिरस्कार
करते हुए प्रयोगों को स्वतंत्र महत्व देना, उन्हें भी साध्य मान लेना हल्की साहसिकता मात्र है। काव्यगत मूल्य का अनुचित तथा अनावश्यक क्रम विपर्यय है। इस प्रकार हम लोगों ने प्रगतिवाद को पूरा विस्तार पूर्वक जाना, समझा। इसके बाद हो सके प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद को हम लोगों ने अभी देखा। इसके पहले प्रगतिवाद को देखा था, उससे पहले छायावाद को देखा था। अगर पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह करके बनाया गया है। इस आधार पर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे नई कविता, नवगीत, गज़ल, समकालीन कविता। इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग का सिलेबस में जितना भी चैप्टर है, कुछ भी चैप्टर हम लोगों से न छूटे, इस उम्मीद, इस विश्वास के साथ हम लोग अपना तैयारी को जारी रखेंगे। एक भी चैप्टर इधर उधर ना हो सके और हम लोग अच्छे से, मेहनत से और संघर्षपूर्ण से तैयारी को जारी रख सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको हृदयपूर्वक धन्यवाद।